तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। मैं आपका अमित वर्मा एवी सर फिर से आपके सामने हूँ। नीट 2021 का सफ़र होगा बहुत भी आसान महारिविजन कोर्स के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग पूरे मनोयोग के साथ इसको देख रहे होंगे, इसमें शामिल हो रहे होंगे। प्लीज़ प्यारे बच्चों समय दीजिए। ये वास्तव में आपके लिए एक कम समय में काम आने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट टीम एफर्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, पूरा लेक्चर देखिए, आखिरी तक देखिए। चलिए आज हम लोग इस मैकेनिक्स के आखिरी चैप्टर को कनेक्ट करेंगे और ये सेंटर ऑफ मास, आपका एनएलएम, सारी चीज़ों को, सर्कुलर मोशन को कवर करता हुआ चलेगा। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो अक्सर पेपर में पूछे गए हैं, तो उन पर हमारी मेनली चर्चा रहने वाली है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। वाओ, पहला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। द फिजिकल significance of the mass in the translational motion is same as that of the following in rotational motion. Yes, moment of inertia, angular momentum, torque और angular acceleration. तो प्यारे बच्चों मैं आपको हल्का सा याद दिला देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन को हम लोग कनेक्ट करते हैं। किस तरह से कनेक्ट करते हैं प्यारे बच्चों? सर, जो काम डिस्प्लेसमेंट का होता है, यस है ना बेटे, क्या वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है, जो वेलोसिटी का होता है वो ओमेगा का होता है, जो ए का होता है वो अल्फा का होता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों यस, जो काम किसका होता है? मास का, क्या वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? यस। और प्यारे बच्चों जो फोर्स का होता है, क्या वो टॉर्क का होता है? और जो लीनियर मोमेंटम का होता है वो एंगुलर मोमेंटम का होता है। तो फटाफट से टेबल से चयन करते हैं एम आई, यानी कि जो काम एम का है वो किसका है? आई का। तो मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ NaCl मॉलिक्यूल विद द बॉन्ड लेंथ आर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द बॉन्ड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा सवाल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में आइडिया होना चाहिए, पार्टिकल्स से उसकी डिस्टेंसेस का आइडिया होना चाहिए। अगर हमें ये सब है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये एक M1 बॉडी है, यस, क्या ये बेटे एक M2 बॉडी है? दोनों के बीच का डिस्टेंस माना कितना है प्यारे बच्चों? R है। ओके, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई ये रहा इसका, ये है सेंटर ऑफ मास। ओके, ये रहा। तो बेटे हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जो R1 होता है, ये रटा हुआ होना चाहिए सब बच्चों को, ये M2R अपॉन M1 प्लस M2 होता है। बेटे सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे देखें। और यहाँ से प्यारे बच्चों ये जो डिस्टेंस R2 है, कौन से वाली? ये वाली। ओके, ये डिस्टेंस क्या होती है? R1, ये होती है बेटे R2। तो दैट R2 इज़ M1R अपॉन यस M1 प्लस M2 होता है। तो R1 R2 आपको पता होने चाहिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सभी जानते हैं, किसी सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये एक पार्टिकल जिसका मास m और रेडियस कितनी है r, तो क्या इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या बेटे वो mr² होता है? यस सर। अब बताइए यहाँ कितने पार्टिकल हैं? सर यहाँ हैं दो, एक Na और एक Cl। हाँ बेटे, अब मैं फटाफट से इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ। आओ जरा ध्यान से देखें, है ना। ये इसका एक डिटेल सॉल्यूशन साइड में दिया गया है प्रॉपर डेरिवेशन के साथ। मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूँ। हम तो सीधे सीधे सवाल पे आने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल कौन सा है? Na का है। यस, एक मॉलिक्यूल क्या है बेटे? Cl का। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो जरा बताओ फटाफट से, सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस होगी क्या वो ये होगी? यस सर। क्या बेटे इस डिस्टेंस को मैं अगर R1 कहूँ तो क्या R1 होगा? सर मास ऑफ Cl, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपॉन यस मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl। ठीक है मेरे बच्चों। और जब यहाँ पर इस R2 की बात करेंगे तो इस R2 के केस में, हाँ जी, मास इसका लेना है, यानी कि मास ऑफ Na इंटू R अपॉन मास ऑफ Na प्लस मास ऑफ Cl। बस खत्म। R1 पता है, R2 पता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, टोटल वुड बी यस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Na प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Cl। और ये कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा यहाँ से मास ऑफ Na इंटू क्या बेटे दिस R1 का स्क्वायर। ओके, यस।
और ये आ जाएगा मास ऑफ Cl इंटू R2 का स्क्वायर। जब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो पुट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी कमाल का है, उसमें तो अपने को बिल्कुल सोचना ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्या रिजल्ट आने वाला है। जब यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू पुट करके यहाँ रखेंगे, सो दैट फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी यस MnA MCl MnA MCl इंटू R का स्क्वायर, दैट्स इट। ये छोटा सा रिजल्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये एक जनरल फार्मूला है। अगर मैं आपको बता दूं कौन सा जनरल फार्मूला है, ध्यान रखें, ये एक रिड्यूस मास का फार्मूला है। क्या है फार्मूला? अगर किसी कोई 2 पार्टिकल सिस्टम हो तो उसमें क्या करना है, सिंपल, इस डिस्टेंस r पर एक ऐसा पार्टिकल एज्यूम कर लो जो कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो। इसको आप शायद याद होगा रिड्यूस मास भी कहते हैं। और एक सिंगल लाइन आंसर क्या आ गया सर, इट वुड बी म्यू r का स्क्वायर। इज़ दैट क्लियर? अब सोचो कितना आसान हो गया ये वाला सवाल। तो कुछ करना नहीं है, सीधे वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। तो जरा फटाफट से ढूंढो। सर मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर बी होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। यस, A solid sphere and a hollow sphere of the same mass have the same moments of inertia about their respective diameters. The ratio of the radii पूछ रहा है। तो बेटे हमेशा आपको पता होना चाहिए कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्फीयर की, तो क्या सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, किसका? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाट सर, दिस इज 2/5 mr स्क्वायर। ओके, और बेटे इसी तरह से होलो स्फीयर है मेरे पास। यस, और होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है बेटे? सर ये होता है 2/3 mr स्क्वायर। ये किसका है सर? दिस इज ऑफ होलो स्फीयर। कमाल की बात है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि दोनों के मासेस क्या हैं? सेम है ना बेटे। ऑफ द सेम मास हैव द सेम मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो यानी कि मास भी सेम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम। और किसके रेशो पूछ रहा है? आपसे रेशो ऑफ रेडियस पूछ रहा है। तो भाई कैसे करना है सर? कुछ नहीं करना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m1 r1 स्क्वायर कर दो और ये 2/3 m2 इंटू r2 स्क्वायर कर दो। ये छम्मा छम्मा हो गया क्योंकि मास क्या है प्यारे बच्चों? सेम है। तो यहाँ से क्या ये जो रेडियस है क्या ये सॉलिड स्फीयर का है? यस सर। ये किसका है सर? ये होलो स्फीयर का है। तो क्या बेटे मैं इन दोनों के रेडियस कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस सर। सॉलिड स्फीयर का पूछ रहा है तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, बेटे 2 से 2 भी उड़ गया, क्या ये 5/3 आ जाएगा? तो यहाँ से जो r1 r2 होगा क्या ये अंडर द रूट ऑफ 5/3 वुड बी द आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो बेटे मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे सी की जगह प्यारे बच्चों 2 कर लीजिए, 3 कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो बच्चे करते हैं अगला सवाल। द टू डिस्क हैव द सेम मास एंड द थिकनेस, देयर मटेरियल्स आर ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस पूछ रहा है। प्यारे बच्चों 2 डिस्क हैं आपके पास और इस बार थिकनेस भी इन्वॉल्व की गई है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? ओके, मासेस क्या है प्यारे बच्चों? सेम, और थिकनेस भी क्या है? सेम। मान लीजिए अगर ये आपके पास प्यारे बच्चों एक डिस्क होती है, ये अगर एक डिस्क है तो बेटे इस डिस्क की ये थिकनेस है। तो ये जो थिकनेस T है, यस, दिस थिकनेस T इज सेम। क्लियर है? बस ये करना है। तो I1 I2 का रेशो निकालना है। जरा बताओ फटाफट से डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि डेंसिटी को करना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला लाओ। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके बेटा, और डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चों? सर डिस्क की रेडियस अगर r है तो डिस्क का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम। बस उठा के यहाँ पे रख दो प्यारे बच्चों। यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू रो की टर्म में आ रही है, तो यहाँ से r1 क्या लिखूँ पहली डिस्क के लिए? क्या फर्स्ट डिस्क के लिए इसको r1 ये निकाल सकता हूँ, r2 ये निकाल सकता हूँ। I1 I2 का रेशियो चाहिए। क्या मैं जानता हूँ क्या कि जो I1 अपॉन I2 है वो हाफ mr स्क्वायर होता है? तो बेटे मासेस सेम है, मास छम्मा छम्मा हो गए, हाफ छम्मा छम्मा हो गए। तो क्या ये बचा मेरे पास? यस सर। और क्या ये इक्वेशन मुझे दिखाई दे रही है 1 और 2 से? यस, ये उल्टे रेशो पे आ रहा है, देखो। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों ρ2 अपॉन ρ1। इज़ दैट क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। देखिए जब हम बात करते हैं किसी सिलेंडर की प्यारे बच्चों, तो किसी सिलेंडर के लिए
यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो सिलेंडर होता है, माना इसमें इसकी इनर रेडियस कितनी है R1 और एक्सटर्नल रेडियस कितनी है R2, और यूजुअली हम बात करते हैं इस एक्सिस के, है ना, और इस एक्सिस को अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, ये वाला। तो अक्सर ना कहा जाए तो इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इसी एक्सिस के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब जरा सोचो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, एक ही बात है। और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, याद रखो ये mr² होता है, ये रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस अब बात खत्म हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। यस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल ऑफ मास m, रेडियस r, लेंथ l अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। कोई इनर रेडियस का कोई जिक्र नहीं किया है, शेल है, तो इसका मतलब ये हुआ एक सिंपल सा ये वाला एक बॉडी। ओके, यस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया मेरे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? mr² वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर होता अगर क्या होता बेटे? यस, अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो बेटे इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना होता? फटफड़ाइए होठों को। सर ये mr²/2 होता। कितना होता? mr²/2। इज दैट क्लियर? तो ये अपने करना है। और बेटे इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इस एक्सिस को इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। ये भाई सवाल पेपर में अक्सर पूछे गए हैं, खूब पूछे जाते हैं ये सवाल। 3 rings each of mass p and q are arranged as shown in the figure. मास p है, रेडियस q है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट y डैश पूछा है। सबसे पहली बात अंडरलाइन कीजिए, क्या ये रिंग है? यस सर। अगर सोचिए प्यारे बच्चों ये रिंग है तो किसी रिंग के लिए याद रखना है भाई, हाँ जी, किसी रिंग के सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इज दैट क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, है ना, ये होता है I बराबर mr² इस एक्सिस के अबाउट। दूसरा, अगर एक्सिस इसके डायमीटर से पास हो रही हो लाइक दैट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और अगर एक्सिस इसकी टेंजेंट से पास हो रही हो, यस, तो टेंजेंट के अबाउट प्यारे बच्चों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। इज दैट क्लियर? रिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यही रिजल्ट अगर डिस्क के लिए होंगे तो आप लिख सकते हैं। चलिए, डिस्क के लिए हम अभी आगे इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। तो मुझसे कह रहा है ये इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो याद करो बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको सेम एक्सिस पर ऐड करते हैं और सेम एक्सिस पर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनको अलग अलग इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक एक्सिस के बॉर्डर अपना काम चला लो। अब डिस्क नंबर 1 की बात करें। डिस्क 1 दिखाई दे रही है? यस सर। क्या डिस्क 1 में ये टेंजेंट है? यस। यानी कि प्यारे बच्चों, जब मैं बात करता हूँ डिस्क 1 की, तो डिस्क 1 में यस, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये वही होगा जो इसकी टेंजेंट के अबाउट होगा। और कितना बताया था सर ने टेंजेंट के अबाउट? सर इट इज़ 3/2 mr²। इज दैट क्लियर? चलो बेटे, दूसरा बात करते हैं सेकंड वाले की। जब सेकंड वाले की बात करेंगे तो सेम सिचुएशन है, और सर इस सिचुएशन में जो एक्सिस है वो प्यारे बच्चों ये है टेंजेंट वाली, तो इसके अबाउट भी कितना होगा? 3/2 mr²। अब बचा थर्ड वाला। यस, दिस इज द थर्ड वन। और थर्ड वाले में ये रही आपकी एक्सिस, ये कौन सी है सर? ये डायमीटर वाली है, अगर अपन ध्यान से देखें। यस, दिस इज अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे सर? यहाँ पर लिखेंगे mr²/2। ठीक है बेटे, इसको क्या कहूँ? इसको I3 कहूँ। एक एक्सिस पर इसको तीनों को जोड़ सकते हैं, है ना, मज़ेदार वाली बात। तो जब इनको जोड़ देंगे तो mr²/2 प्लस दिस, तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 7/2 mr²। और सब बच्चे जानते हैं m तो क्या है? p है, और r रेडियस क्या है? q। तो आंसर आ गया 7/2 pq का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इस रिजल्ट्स को प्यारे बच्चे ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपको डिस्क के रिजल्ट हाथ के हाथ बता देता हूँ। अगर ये डिस्क है तो डिस्क के लिए यस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। डायमीटर के अबाउट स्टूडेंट्स
mr²/4 होता है, और टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन बात करें तो ये होता है सर 5mr²/4। इज दैट क्लियर? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगला सवाल। अब एक काम करना, इसी वाले क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक नया सवाल दे रहा हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। 1 2 3 है ना भाई, और आइडेंटिकल हैं, और ये तीनों डिस्क हैं, और आपसे कह रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और ये मैं आपको बता दूँ पेपर में पूछे गए सवालों में से है। चलें बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। यस, बाय द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इफ़ ए बॉडी बी इन एक्स जेड प्लेन देन। देखो बेटे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में हमें वैसे तो ठीक है पता रहता है कि सर कि इन्हें दो एक्सिस के अबाउट तीसरी के बराबर होता है ना, ये बेसिकली सबको पता है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है प्यारे बच्चों, मान लो मैं आपसे कहूँ कि ये एक एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक एक्सिस बेटे वाई एक्सिस है, तो जो तीसरी जो एक्सिस है वो ये रही, मान लो क्रॉस का मतलब इसके परपेंडिकुलर, लाइक दैट, ये आई जेड है। तो ये कहता है कि जो दो एक्सिस प्लेन में है, एक्सिस इन प्लेन कौन कौन सी हैं? एक्स वाली है और वाई वाली है। ओके यस, तो इन प्लेन वाली एक्सिस के अगर मैं बात करूं किसकी, हाँ जी, इन जो एक्सिस प्यारे बच्चों प्लेन में हैं, इस प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी एक्सिस के बराबर होगा, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है। दिस इज द थ्योरम एक्चुअली। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लो ये वाली एक्सिस एक्स होती और ये जेड होती और ये वाली एक्सिस कोई वाई होती, क्या होती बेटे? वाई, तो सर जो आई वाई होता क्या वो आई एक्स प्लस आई जेड होता? यस, इतनी सी बात कहना चाह रहा है। अब बताओ क्वेश्चन में डिस्क कौन से प्लेन में? इफ बॉडी इज इन एक्स जेड प्लेन, तो सर इसका मतलब ये जो प्लेन है ये वाला हो गया एक्स जेड। अब बचा कौन से वाला? सर बचा ये वाला। तो जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो ये आई एक्स प्लस आई जेड के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, दैट आंसर इज सिंपली आई एक्स प्लस आई जेड। I can say that option B is the correct answer। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी, स्फीयर, डिस्क, रिंग और ब्लेड। बेटे ध्यान रखो, जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में जो बेसिकली प्लेट्स टाइप जो ऑब्जेक्ट होते हैं, प्लेट्स है ना, लैमिना, ओके, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड होती है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है। रिंग कैसा है? यस सर, क्या रिंग एक प्लेन में आ जाता है? क्या डिस्क भी एक प्लेन में आ जाती है? क्या ब्लेड भी ऑब्वियस एक तरह की लैमिना है? लेकिन अगर आप स्फीयर की बात करेंगे तो देखो स्फीयर एक सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल नहीं है। तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी के लिए पूछ रहा है कि इज़ नॉट एप्लीकेबल, है ना। प्लीज़ ध्यान से समझना है बेटे सवाल को। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्फीयर सही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो बेटे करते हैं अगला सवाल। अरे वाह, ये क्वेश्चन तुमने कहीं देखा है? बिल्कुल देखा है, अभी तो थोड़ी देर पहले किया था। अब आपसे कह रहा है 3 सॉलिड स्फीयर हैज शोन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश विल बी। आपसे कह रहा है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करो? कैलकुलेट करो। तो बेटे सबसे पहले तो एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए कि इसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है? सर ये होता है 2/5 mr²। दूसरा बेटा आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इसकी टेंजेंट के अबाउट भी पता होना चाहिए। तो इसकी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर ये होगा 2/5 mr² प्लस mr²। हाँ मेरे बच्चों, कितना आ जाएगा? सर इट कम्स आउट टू बी 7 mr²/5। बस इसका इस वाले का इसके यानी कि टेंजेंट के अबाउट, इस वाले का टेंजेंट के अबाउट और इसका डायमीटर के अबाउट, तो तीनों से मेरा काम चल जाएगा। क्लियर है? सो द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ, यस, 2 का तो टेंजेंट के अबाउट और 1 का डायमीटर के अबाउट।
बस हो गया अपना काम। चलो जी फटाफट से शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले का आ जाएगा, सिंगल वाले का कितना भाई, 2/5 mr²। और बेटे इन दोनों के ये जो, अगर आप साइड वाले स्फीयर्स देखें तो जो साइड वाले स्फीयर्स हैं इनकी अगर अपन बात करें तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे सर 7/5 mr²। क्लियर है बेटे? इसका डबल कर दो और जो पहले वाला दिया है वो कितना था, 2/5 mr²। ओके, सॉल्व कर देंगे तो आई विल गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 16/5 mr²। क्लियर है? सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। हाँ जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ओके, इज I0। ध्यान दो बेटे, किसी थिन यूनिफॉर्म रॉड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इस यूनिफॉर्म रॉड का मास कितना है m और लेंथ कितना है l, ओके बेटा। और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मेरे बच्चों, I0 है। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ICOM। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ द एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो भैया जी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो क्या ऑब्वियस है, थ्योरम लगेगी पैरेलल एक्सिस। कौन से एक्सिस? पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये ICOM है। तो जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो इज दिस बी द सम ऑफ व्हाट सर? ये आ जाएगा, इट इज़ द सम ऑफ ICOM प्लस m। हाँ जी, लेंथ कितनी है l, तो ये हुआ l/2। क्या बेटे? m इंटू l/2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा सर I0 प्लस ml²/4, इजंट इट? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन C सही होगा। क्लियर है बेटे? हाँ बेटे, करते हैं अगला सवाल। यस, द फोर्स इतने न्यूटन एक्ट ऑन ए पॉइंट मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क निकालना है बेटे, है ना। और टॉर्क के लिए आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों कि टॉर्क मतलब फोर्स का एनालॉगस, है ना, यानी कि जो काम फोर्स करता है, ओके, वो काम क्या करता है प्यारे बच्चों, जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, वो काम कौन करता है? टॉर्क। और सब बच्चे जानते हैं दैट टॉर्क इज व्हाट सर? दिस इज सिंपली R क्रॉस F। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं कि आपको फोर्स दिया है, यस सर, और किसी पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा है और आपसे ओरिजिन से पूछ रहा है, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर? दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू सिंपली यस R वेक्टर बेटे क्रॉस F वेक्टर, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं ओरिजिन के अबाउट कह रहा है ना, यस, एक्ट एट अ पॉइंट दिस, ये फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो जब मुझसे क्या पूछ रहा है टॉर्क, तो मैं क्या लिखूंगा? R क्रॉस F। R कितना हो गया बेटे सर? दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे फोर्स का, दैट इज 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट से इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आपको याद है एक दूसरा तरीका भी होता है इसको, डिटर्मिनेंट से भी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? यहाँ पे i, j और k लिख देते हैं, है ना। और सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आते हैं पोजीशन R क्रॉस F, पहला ऑर्डर R का। तो यहाँ आता है 3, ये आता है कितना भाई 2, ये कितना आता है -4 भाई, और ये मेरे पास कितना आता है? ये आता है मेरे पास यस फोर्स आ जाएगा 2 - 4 और 2। क्लियर है बेटे? इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर, ओके। दैट आंसर कम्स आउट टू बी B। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेशनल व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस। ये AIPMT में पूछा गया सवाल है, यस, इज गिवन बाय दिस, देन द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0। तो बेटे टॉर्क क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है I अल्फा। अब सोचो अगर अल्फा 0 तो इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा? 0। अब अल्फा निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? आप सभी जानते हैं जो थीटा का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा और ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन प्यारे बच्चों अल्फा, ऐसे ही होता है ना ऑर्डर, यस सर। तो अब आपको थीटा दिया है तो थीटा से पहले ओमेगा निकाल लेंगे, फिर ओमेगा से अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा को 0 कर देंगे तो क्या टाइम आ जाएगा? आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, यस। सो दैट थीटा इज इक्वल्स टू 2t³ माइनस 6t का स्क्वायर। हाँ जी बेटे, ओमेगा आ जाएगा d(θ/dt) एंड दैट कम्स आउट टू बी 6t² माइनस 12t, और यहाँ से अल्फ़ा जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 12t माइनस 12। बस अल्फ़ा को क्या कर दो बेटे 0,
तो क्या 12t इज इक्वल्स टू 12, सो दैट t कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। क्लियर है कोई ऑप्शन? यस सर, दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटे अगला सवाल करते हैं। हाँ जी, ए रोप इज वाउंड अराउंड ए होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो बेटा आपसे फिर क्या पूछ रहा है? सर मुझसे अल्फा पूछ रहा है। अच्छा बेटा अल्फा सब बच्चे जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, तो बेटे अल्फा इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आई। क्लियर है? अच्छा सबसे बड़ी बात, चूंकि होलो सिलेंडर है तो होलो सिलेंडर के लिए जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज़ करोगे दैट वुड बी एम आर का स्क्वायर। इसका बेटे डायग्राम से समझते हैं, ये इसका डायग्राम है। यस ये दिखाई दे रहा है, देखो इस पर ऐसे फोर्स लग रही है, ये इसकी एक्सिस है। बताओ कितनी फोर्स लग रही है? सर 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ये रेडियस हो गई, तो इस पर जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा? सर दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू 30 इंटू आर। यस दैट आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो बेटे सीधे सीधे क्या निकालना है? अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो शुरू करते हैं। यस, सो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 30 आर ओके अपॉन आई कितना है भाई? सर आई अपना आ जाएगा एम आर का स्क्वायर। देखना बेटे छम्मा छम्मा, तो क्या 30 बाई एम इंटू आर आ जाएगा। यस सर। अब बताओ बेटे एम कितना है? सर एम है 3 kg और रेडियस कितने बेटे? 40 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू द पावर -2। ये आ गया बेटे 10, ये छम्मा छम्मा, तो इट कम्स आउट टू बी यस 100/4, दैट कम्स आउट टू बी यस सर 25 रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल, है ना। इसका डिटेल सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आपको दिया गया, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ जी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फोर्स ओके एट दिस अबाउट दिस पॉइंट इज गिवन। मैं देखो भाई नीट 2018 का सवाल है, अगर ओरिजिन कहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, पहली बात तो मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? यस, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स किसको बोलते हैं? सर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं टॉर्क को। क्लियर है बेटे? यस। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे टॉर्क के बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको फोर्स एफ गिवन है। यस सर। और कमाल की बात है एफ का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया है, क्या? 20 - 3। और टॉर्क निकालना किस पॉइंट के अबाउट है? टॉर्क निकालना है 2 - 2 के, यानी कि कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले सब बच्चे जानते हैं दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट बेटे? आर क्रॉस एफ। क्लियर है? हाँ बेटे आर क्रॉस एफ। अब मुझे क्या करना है? टॉर्क निकालना है। अब सबसे पहले आर को समझें, है ना। अगर मान लो मुझसे कहा गया भाई ये मेरे पास एक एक्सिस है, ओके प्यारे बच्चों, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई। मैंने कहा यार ये जो फोर्स है वो एक्चुअल में, हाँ बेटे इस पॉइंट पर लग रहा है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, प्लीज़ इसे 2 कह रहा हूँ। और टॉर्क निकालना है 1 के अबाउट। ध्यान देना, ऑरिजिन के अबाउट नहीं, किसके अबाउट? 1 के अबाउट। तो मुझे एक्चुअल में आर वेक्टर कौन सा चाहिए? ये वाला आर वेक्टर रिक्वायर्ड हो। और सब बच्चे जानते हैं अगर ये R1 है और बेटे ये क्या है? R2 है, तो ये जो आर वेक्टर होगा, दिस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? R2 - R1। यस। तो बेटे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। और R2 किसको बोलेंगे? R2 बोलेंगे पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट को जिस पर एट विच यस फोर्स इज एक्टिंग। और R1 किसको बोलेंगे? R1 बोलेंगे उसको जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। यस, अबाउट विच टॉर्क हैज टू बी कैलकुलेटेड। ये हमें अच्छे से समझना होगा प्यारे बच्चों। तो अब क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको? तो इसमें ये वाला क्या है? ए दिस वन। सर ये R2 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा? R1 का काम करेगा। हो गया भैया मेरा तो काम। सर मज़ा आ गया है। क्या बेटे फोर्स वेक्टर है? यस सर। क्या बेटे R2 वेक्टर क्या हुआ? सर R2 वेक्टर हुआ 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप। ओके यस, दिस वन। And what about this? Sir, this is simply R1 vector is 2i cap minus 2j cap
माइनस 2k कैप। इजंट इट? हो गया काम। तो यहाँ से क्या R2 माइनस R1 आ जाएगा? यस सर, दैट R2 माइनस R1 इज व्हाट सर? दिस इज डेल्टा R। और ये जो भी अब मेरे पास आ रहा है, जैसे ये आ रहा है 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप, तो अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे? फोर्स के साथ। देन आई विल कैलकुलेट दिस टॉर्क। ठीक है ना बेटे? आसान है, थोड़ा हटके सवाल है, तो जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट कर देंगे। बाकी आप सभी को सॉल्व करना आता है। ये प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम। इज़ दैट क्लियर? तो ये प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको याद करने का जुगाड़ वैसे आपको पता ही है, फिर भी एक बार याद दिला दूँ। यस, दिस इज़ आई, दिस इज़ जे, दिस इज़ के। आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल्स टू जे। ओके बेटा, इस ऑर्डर का अपने को ध्यान रखना है। चलिए करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, ये आ गया है एंगुलर मोमेंटम का सवाल। ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन द xy प्लेन विद द वेलोसिटी v along the straight line AB. If the angular momentum of the particle with respect to origin O is LA, then when it is at A and LB when it is at B, तो प्यारे बच्चों LA और LB में रिलेशन निकालना है। पहली बात तो आप सब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं। सर इसको लिखते हैं R क्रॉस P, और पढ़ते क्या है इसको? इसको पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ, यस, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है मेरे बच्चों? और आप सभी जानते हैं इस L को कई तरह से लिख सकते हैं, RP साइन थीटा, जहाँ पर बेटे जो थीटा एंगल होता है वो किस किस के बीच का होता है? ये R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना? मान लो इस पॉइंट पर पार्टिकल है, ये इसका मोमेंटम की डायरेक्शन है, तो ये इसका R वेक्टर होता है और ये एंगल थीटा होता है। आपको सभी को याद होगा। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका था। यस सर, दैट L वेक्टर इज R इंटू P परपेंडिकुलर, और दैट वेक्टर इज R परपेंडिकुलर इंटू P, है ना बेटे? ये भी लिख सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलो, अब मान लो मुझसे कह रहा है ये A है और ये B, और ये एक लाइन आपको ऐसे गिवन है, और इसमें पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? सर ये v स्पीड से पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अब कह रहा है यार अगर A के अबाउट LA हो और B के अबाउट LB हो तो इसमें रिलेशन कैलकुलेट करो। कमाल की बात यह है कि LA किसके बराबर होगा? LB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसके डायग्राम को प्यारे बच्चों ढंग से बनाएंगे ऐसे, है ना, मैं अलग से बना रहा हूँ उसका डायग्राम, ध्यान देना, मज़ा आएगा। ये डायग्राम है, तो प्यारे बच्चों इस डायग्राम के अंदर यस, अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास A है और ये पॉइंट मेरे पास क्या है? B, तो ज़रा बताओ क्या ये वो लाइन है? क्या इससे मैंने एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया? इट इज़ R परपेंडिकुलर, इसे R परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ज़रा बताओ दोनों के केस में बेटे डिस्टेंस तो ये सेम ही आ रहा है ना, इसी लाइन पे तो जा रहा है ना पार्टिकल। तो जब पार्टिकल एक ही लाइन पर इससे स्ट्रेट लाइन पर जाता है तो ये सेम होने के कारण यस, दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज़ व्हाट सर? इट वुड बी M V इंटू R परपेंडिकुलर। तो चूँकि ये वाली टर्म दोनों में सेम है, दोनों की पोजीशन में सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों B सही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। हाँ भाई, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, दीज आर बेसिकली बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। किसके ऊपर बेस्ड हैं? दीज आर द क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बेटे कुछ नहीं करना है, बस जरा सा इसके साथ कनेक्शन हमें फील करना है। ठीक है ना? अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन को पहले मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर इस तरह के क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों हम ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। क्लियर है? चलो, हाँ जी मेरे बच्चों, सबसे पहले तो अपने को ये समझना है, जैसे लीनियर मोमेंटम क्या होता था? सर लीनियर मोमेंटम होता था m इंटू वी, और एंगुलर मोमेंटम क्या है प्यारे बच्चों? सर एंगुलर मोमेंटम है I इंटू ओमेगा। यही तो फ़र्क होता है ना दोनों में। ये v है और ये क्या है? ओमेगा है। ये m है और ये क्या है? I है। अब मान लो मैं तुमसे कहूँ यार एक बुलेट आई, ठीक, कितने मास की बुलेट थी? m मास की बुलेट, कितनी स्पीड से आई? v0 से, और ये एक ब्लॉक m मास का रेस्ट पर था। अब सोचो अगर ये इसके साथ स्टिक कर गई तो क्या इसका मास m प्लस m हो गया? क्या इसकी स्पीड v डैश हो गई? तो ज़रा बताओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? क्या m v0 प्लस 0 बराबर m प्लस m
इंटू वी डैश, ऐसे ही कहेंगे ना, बोलो बेटा। इसी तरह से प्यारे बच्चों रोटेशन में अपने को करना है। क्या करना है रोटेशन में, ऐसा समझो, सपोज एक डिस्क थी, ओके, और ये डिस्क रोटेट कर रही थी किसी स्पीड से, माना इसकी ओमेगा थी, ओके, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था या I1 था। अब सोचो आपने क्या किया, इसको एक दूसरी डिस्क के साथ क्लब किया जो रोटेट नहीं कर रही थी, यानी कि इसका ओमेगा कितना था, 0। अब आपने क्या किया, दोनों को जेंटली एक दूसरे के साथ पास लाए। जब आप दोनों के दूसरे के पास लाए तो जरा बताओ क्या अब एक डिस्क हो गई या दो, सर 2 हो गई। तो जैसे मास को ऐड करते थे ऐसे ही अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे। यानी कि प्यारे बच्चों जैसे वहाँ लिखते थे m1v1 प्लस m2 इंटू 0 बराबर क्या m1 प्लस m2 इंटू वी डैश। अब यहाँ क्या लिखना है, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 0 बराबर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा कॉमन। क्लियर है ना, बस इतना ही करना है, बाकी याद रखोगे तो भैया अपना काम चल जाएगा। क्लियर है, चलो बेटे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, a thin uniform ring of mass m and radius r is rotating about its axis with a constant omega. Is that clear? Two objects each of mass m are attached gently to the opposite end of the diameter of the ring. तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, द रिंग नाउ रोटेट्स विद द एंगुलर वेलोसिटी। रिंग की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है। पहली बात तो समझ जाओ रोटेशन का सवाल है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके अंदर लगने वाला है। और हमने क्या किया, रिंग के दोनों एंड पर पार्टिकल को क्या कर दिया है, बस सिंपली तरीके से अटैच कर दिया है। क्लियर है ना बेटे, चलो जी तो लगाना है। यस, एक सिंपल सा फार्मूला लगने वाला है मेरे पास। क्या फार्मूला लगने वाला है भाई, सर ये रही मेरे पास क्या, एक रिंग। ओके मेरे बच्चों, ये रिंग है और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, जो भी है इसका मास दिया है मुझे, कितना मास दिया है भाई, रिंग का मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस कितनी है R। तो जो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है और माना ये कितने से घूम रही है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इट इज़ रोटेटिंग विद एन वेलोसिटी ओमेगा, है ना भाई, ये ओमेगा से घूम रही है। अब सोचो अगर आपने इसके एंड से, किससे, एंड्स पर पार्टिकल को ऐसे जेंटली चिपका दिया लाइक दैट, तो बेटा आपने क्या किया, इस mm के कारण इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज कर दिया। तो जरा इक्वेशन लिखो फटाफट से। सर इक्वेशन लिखेंगे, यस, I1 ओमेगा 1 बराबर I1 प्लस mr² प्लस mr² इंटू न्यू ओमेगा। I1 कितना था सर, डिस्क का था, तो दैट इज सिंपली mr² इंटू ओमेगा। ये तो mr² ही होगा, क्या बेटे, ये 2mr² होगा। और ये भी, इसको भी भाई कैपिटल R ही कर लो, है ना, हाँ जी। दोबारा लिख देता हूँ भाई इसको, यस सर, दैट वुड बी mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू, यस, mr² प्लस mr² प्लस कैपिटल mr² डिस्क का इंटू नया ओमेगा। तो बेटे यहाँ से जो ओमेगा डैश है क्या, वो mr² अपॉन, यस, mr² अपॉन क्या बेटे, 2m इंटू r² हो जाएगा। देखो r² छम्बड़ हो गई, तो यहाँ से क्या मेरे पास आ गया, m अपॉन, यस, m प्लस 2m इंटू ओमेगा। बोलो मेरे बच्चों, क्या सब बच्चों को समझ में आ गया है? तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा डैश आ जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों सी सही होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसके जैसा एक और सवाल ताकि आप लोगों को इसकी और प्रैक्टिस हो जाए, है ना भाई। चलो जी, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। देखो बेटे AIPMT 2009 में पूछा गया सवाल है। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस वर्टिकल टू इट्स प्लेन विद अ कांस्टेंट एंगुलर ओमेगा। ठीक है, इफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ मास m2 बेटा इज जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर देन द रिंग विल रोटेट। ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे क्या कि ये देखो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ध्यान रहे। वाह सर मैं तो इसका देखते ही कौन सा ऑप्शन लगा दूंगा, इसका ऑप्शन सी टिक कर दूंगा। क्लियर है, चलो बेटे करते हैं आगे, बढ़ते हैं अगला सवाल। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, है ना भाई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में बेटे अपने को क्या करना है, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लिखना है, बात खत्म।
इतना सा सवाल है, इतना सा सवाल का अपने को ध्यान रखना है। अब ये देखो स्टैंडर्ड सवाल है, एक पार्टिकल है एम मास का जो वी नॉट स्पीड से घूम रहा है और कितनी रेडियस पर घूम रहा है, आर नॉट पर। अब उसने क्या किया, ठीक है ना, इसने टेंशन बढ़ाई और बढ़ा करके क्या कि इसकी रेडियस को आर नॉट बाई 2 कर दिया। तो आर नॉट बाई 2 करने से क्या पूछा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस है, क्या मैं लिख सकता हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम क्या बेटे वी का स्क्वायर। बोलो, अब मुझे वी फाइनल पता लग जाए तो मेरा काम चल जाए। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इस ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप इसे नीचे खींच के टेंशन लगा रहे हो तो जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, कौन से फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस सेंट्रल यानी कि एक पॉइंट की तरफ एक्ट करने वाले फोर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की वजह से लग रहा हो प्यारे बच्चों, चाहे वो हाँ जी अर्थ के ऊपर सन के कारण लग रहा हो, अगर वो लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग लगते हैं तो ये फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते। और अगर ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है प्यारे बच्चों, सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ देखो, आप जब रस्सी को नीचे खींच रहे हैं तो टेंशन ही तो लगा रहे हो यार। और ज़रा सोचो, ये जो टेंशन है, ये टेंशन कोई टॉर्क में परिवर्तन लाने वाली नहीं है। तो क्या इसलिए सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। ज़रा बताओ, क्या पहले ये आर नॉट रेडियस पर घूम रहा था तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था क्या वो एम आर नॉट स्क्वायर था? यस सर। क्या बेटे ओमेगा 1 को लिख सकता हूँ वी नॉट अपॉन आर, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं ओमेगा होता है वी बाई आर। हाँ बेटे, अब बताओ, क्या इसकी रेडियस हो गई आधी, तो ये हो गया एम आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर और ये आ गया नया ओमेगा डैश। जब मैं इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा नई पार्टिकल की स्पीड। यस, सो दिस इज एम आर नॉट स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर नॉट इज इक्वल्स टू एम आर नॉट स्क्वायर बाई 4 वी डैश अपॉन आर की जगह बेटे आर नॉट बाई 2, है ना, क्योंकि अब रेडियस कितनी हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आधी हो गई है। हेलो, क्लियर है सब बच्चों को? चलो जी, इससे ये उड़ गया, वाह जी वाह। और कमाल की बात यह है बेटे, क्या यहाँ से आर नॉट से आर नॉट उड़ जाएगा तो जो स्पीड हो जाएगी प्यारे बच्चों, अब ये स्पीड पहले वाली स्पीड की दुगनी हो जाएगी। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम इंटू क्या 2v नॉट का स्क्वायर, यानी कि हाफ एम इंटू 4v नॉट स्क्वायर। सो द आंसर इज 2mv नॉट का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अपने को लगाना है, यानी कि आई कैन से दैट इट्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला सवाल करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज दिस एंड टॉर्क इज दिस देन द रोटेशनल पावर। बेटे ध्यान दो, क्या सब बच्चे जानते हैं कि जो पावर होती है क्या बेटे वो एफ डॉट वी होता है ना। अब रोटेशनल पावर को क्या लिखेंगे सर, टॉर्क इंटू ओमेगा लिख देंगे। क्लियर है? तो डॉट प्रोडक्ट लगा के फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो आपको टॉर्क कितना गिवन है सर, द टॉर्क इज आई प्लस 2j प्लस 3k। ओके बेटा, एंड ओमेगा इज वॉट, so this is 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। I want to calculate power। तो बेटे i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 से 2 प्लस 6 प्लस 12। हाँ जी बेटे, कितना जाएगा टोटल, सो दैट 20 वॉट इज द आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए करा आसान भी था और ध्यान रखना चाहिए कि रोटेशनल पावर को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे वर्क डन को क्या लिखते हैं क्या वर्क डन को लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स, लेकिन अगर रोटेशनल का वर्क हो तो सर रोटेशनल वर्क को लिखते हैं टाउ इंटू डी थीटा। ओके बेटा, तो ध्यान रखना है अपने को इस एनालॉजी का। इफ़ द अर्थ लूजेज इट एटमॉस्फेयर सडनली देन द ड्यूरेशन ऑफ डे। बेटे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मान लो ये अर्थ है, ये इसके आसपास का क्या है बेटे, एटमॉस्फेयर है। ओके, ये रोटेट कर रही है, माना कितनी स्पीड से रोटेट कर रही है, ओमेगा से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अब आप सोचो, इसने सडनली अपने एटमॉस्फेयर को खो दिया, तो जैसे इसने अपने एटमॉस्फेयर को खोया तो क्या इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिक्रीज हो गया होगा। ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि बाहर वाला मास, ये जो मास था ये रिमूव हो गया, तो क्या इसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर लिया है। अगर इसने अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्यारे बच्चों कम कर लिया है तो आप समझें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से
दैट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। प्यारे बच्चों I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, यानी कि सर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उल्टा ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो जाएगा यानी कि अब ये जल्दी जल्दी नहीं होंगी बल्कि स्लोली होंगी। ओके, तो प्यारे बच्चों टाइम पीरियड कम होने का मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ डे है प्यारे बच्चों वो क्या होगा, वो बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही होगा। कौन से प्रिंसिपल से है ये, दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्लियर है, चले बेटा आगे बढ़ते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस एट द नॉर्थ पोल, देखो भाई ये अर्थ है। ओके, अब सोचो अर्थ में सब बच्चे जानते हैं यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल है। तो अगर सोचो यहाँ से आइस मेल्ट हुआ तो आइस मेल्ट होकर के कहाँ जाएगा, सर आइस मेल्ट होकर के यहाँ जाएगा, यहाँ। तो यानी कि जो मास पहले यहाँ था, ध्यान से समझना, क्या अब वो मास स्टूडेंट्स कहाँ पे पहुँच गया, सर वो मास अब कहीं यहाँ पहुँच गया है, लाइक दैट। और सब बच्चे जानते हैं अगर मास एक्सिस पर होता है तो इसकी डिस्टेंस होती है कम, लेकिन अगर ये एक्सिस से दूर होता है तो इसकी डिस्टेंस होती है ज़्यादा। तो ज़रा बताइए क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, यस सर। और उल्टा होता है आई का ओमेगा से संबंध, अगर आई बढ़ेगा तो क्या ओमेगा कम हो जाएगा, तो इसका ओमेगा रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आपसे क्या कह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस एट द नॉर्थ पोल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पिनिंग पोल इज increases. Is that clear? I can say that option is the correct answer. It would be increases. तो हमने ओमेगा पे भी कमेंट कर लिया, दिन रात का भी पता लगा लिया है। अब देखो बेटे क्वेश्चन को, टू डिस्क ऑफ द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस इतने एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन विद ओमेगा 1। बिल्कुल डरना नहीं है इन सवालों से, इनको फेस करो। इन सवालों में तुम्हारा टाइम खराब नहीं होगा, और बिल्कुल बुलेट वाला जो तरीका बताया उससे सवाल करना है। दे आर ब्राउट इन टू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कॉन्साइड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटे, सबसे पहले तो इनकी ओमेगा निकाल लेनी है। तो देखो जरा सवाल कैसे करना है अपने को, पहली डिस्क ये थी, ओके, दूसरी डिस्क ये थी। कमाल की बात है दोनों डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइडेंटिकल है, आई। इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है पहले वाले की, सर पहले वाले की है ओमेगा 1, दूसरे की कितनी है ओमेगा 2। अब सोचो दोनों को हमने क्या कर दिया, सर दोनों को क्लब कर दिया। जैसे दोनों को क्लब करेंगे तो क्या दोनों की दोनों क्लब होकर के सेम एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा, और माना इनकी अब एक नई ओमेगा फाइनल ओमेगा आ गई है। क्या मेरे बच्चों बात क्लियर है? चलो तो सबसे पहले तो ओमेगा निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल, यस सर। तो क्या बेटे आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। बिल्कुल वही सवाल जैसे बुलेट आई और आकर के किसी थैले के अंदर घुस गई। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल कितना होगा मेरे बच्चों, सर यहाँ से मेरे पास जो ओमेगा फाइनल आ जाएगा दैट ओमेगा फाइनल कम्स आउट टू बी यस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं I1 I2 बराबर दिया गया है। ओके चलो बेटे, अच्छा कमाल की बात है ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे पता लगता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। तो बेटे इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर कोई भी बॉडी पर एक्ट करने वाला फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, एक्सिस। मान लो मैं तुमसे कहूँ कि एक डिस्क है, ओके, अब डिस्क की एक्सिस है, तो जो भी फोर्स इस एक्सिस के पैरेलल होगा, ये इन फोर्सेस का कभी भी इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क नहीं आएगा, यानी कि इनका टॉर्क 0 है। तो ये तरीका है पहचानने का, इसलिए mg के टॉर्क को कभी काउंट नहीं करते, है ना। डिटेल जानना है तो लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो समय की बाध्यता है। चलिए I1 I2 के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। तो अगर I1 I2 के बराबर हैं स्टूडेंट्स, तो I लिख दिया तो मेरे पास ओमेगा फाइनल ये आ जाएगा। क्लियर है बेटे? चलो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, अच्छा अब बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, अगर आप देखो बेटे ध्यान से, हाफ I ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब जो फाइनल लिखोगे तो फाइनल में तो ओमेगा कॉमन हो गया, तो क्या हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, सो सिंपल। और बेटे दोनों को
यस, इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो आई गेट दिस आंसर 1/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। अब तुम बोलो कि सर बहुत आसान पेपर आता है, ये भी सही नहीं है, बहुत भारी आता है, ये भी सही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों हर चीज़ को पढ़ना और कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नीट 2017 का ये एक बेसिक सा सवाल है जो हमने प्यारे बच्चों सीखा। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। वाह, ए थिन होलोस्फीयर ऑफ मास m इज कम्प्लीटली फिल्ड लिक्विड। हर सवाल में एक छोटा सा नया कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। ए थिन होलोस्फीयर, देखो बेटे थिन होलोस्फीयर है, ठीक है, होलोस्फीयर जिसका मास कितना है बेटे m। इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ओके। और ये स्फीयर क्या करता है, रोल्स करता है विद ए वेलोसिटी v। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। बस मैं आपको शॉर्ट में लॉजिक बता देता हूँ, वाटर कभी भी रोटेट नहीं करता, वाटर ओनली परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। समझ में आया बेटे, बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक है। वाटर केवल क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, रोटेशन नहीं करता। तो सर इस प्रॉब्लम को दो पार्ट में ब्रेक करो। हाँ जी, किन दो पार्ट में, पहले पार्ट में एक होलोस्फीयर ले लो सिंपल, ये सिंपल होलोस्फीयर है, इसको एक v दे दो और इसको एक ओमेगा दे दो, और साथ में प्लस जो वाटर है सिंपल वाटर, इसको बेटे v दे दो। क्लियर है। अब एनर्जी कैसे लिखनी है, सर इसकी एनर्जी लिखनी है हाफ मास ऑफ स्फीयर इंटू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर प्लस हाफ आई ऑफ स्फीयर इंटू ओमेगा ऑफ स्फीयर, और प्लस हाफ मास ऑफ वाटर इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर। बस बाकी तो सॉल्यूशन आपको प्रॉपर दे रखा है मेरे बच्चों, है ना। होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr स्क्वायर होता है। और सब बच्चे जानते हैं प्योर रोलिंग की शर्त क्या होती है, v बराबर r ओमेगा। तो इसलिए ट्रांसलेशन में दोनों स्फीयर की और वाटर की, स्फीयर की और वाटर की, जबकि रोटेशनल में केवल और केवल किसकी, ओनली ऑफ स्फीयर। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस, बात अब स्टैंडर्ड सवाल है, ग्रेविटेशन में भी पूछा जा सकता है। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम सन इज दिस एंड दिस इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द कॉमेट मिनिमम। बेटे ध्यान रखो प्यारे बच्चों, पाथ चाहे सर्कुलर हो, ओके, या इलिप्टिकल हो, कैसा भी पाथ हो, मान लीजिए ये एक इलिप्टिकल पाथ, ओके बेटा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है क्योंकि टॉर्क जीरो होता है उन फोर्सेस का जो सेंटर से पास होते हैं। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, v1 डिस्टेंस r1, यस। यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई, v2 डिस्टेंस कितनी हो गई, r2। वही पार्टिकल है तो मास तो सेम होगा ही। तो क्या इसके लिए लिख सकता हूँ mv1 r1 बराबर mv2 r2, तो दैट v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2। तो प्यारे बच्चों क्लियर है। अब एक बात बताओ क्वेश्चन के लिए, हाँ जी, मैक्सिमम डिस्टेंस दे रखी है आपको, क्या दिस इज से r1, यस सर। और बेटे इस पॉइंट की और मिनिमम क्या दे रखी है, ये वाली, ये r2 का हूँ। अब बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दे रखी है, तो ये v1 होगा जो कि गिवन है। तो क्या मैं v2 निकाल सकता हूँ, है ना। द सॉल्यूशन इज ओवर हेयर एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये काम आता है ग्रेविटेशन में भी। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं कहाँ से प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं प्योर रोलिंग से। ए डिस्क ऑफ मास m and radius r rolls on a horizontal surface and rolls upon the inclined plane as shown. If the velocity of this disk is v, then the height to which the disk will rise. ये आपसे हाइट पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सब बच्चे जानते हैं प्योर रोलिंग की शर्त क्या है। सर प्योर रोलिंग की शर्त होती है v ये रहा, और अगर ये ओमेगा से घूम रहा हो तो ग्राउंड पर v किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, r ओमेगा के बराबर होता है। ओके भाई, अगर कोई स्फीयर जो v वेलोसिटी से जा रहा हो तो प्योर रोलिंग के केस में जो v होता है दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, और अच्छा कमाल की बात है, अगर v जीरो होगा तो ओमेगा भी जीरो होगा, v मैक्स होगा तो ओमेगा भी मैक्स होगा। अब बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर v जीरो, तो इसका मतलब यहाँ ओमेगा भी कितना हो गया, ज़ीरो। अच्छा यहाँ पे क्या था, क्या कमाल की बात है, डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा,
क्या हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज दिस सर, इट इज़ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या प्लस, हाँ बेटे, क्या प्लस इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों का सम। क्या यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी है ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एम जी एच। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। और बेटे इसको क्या लिख सकता हूँ, इस ओमेगा को क्या वी बाई आर लिख सकता हूँ। तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके एक्सप्रेशन में मेरे पास एच आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा कमाल की बात है, सवाल ये भी पूछा गया है कि आपको एच दे दे, कितना 3v0 स्क्वायर बाई 4 और आपसे पूछे यस बॉडी का शेप बताओ, तो उल्टा सवाल है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के ये बता पाएंगे कि ये कौन सी बॉडी है प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये तो वाह तुम कहाँ थे, तुम्हारे तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार थी भाई। बेटे प्योर रोलिंग के केस में किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है मेरे दोस्त, इसके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों आपको याद रखना है दैट ए इज़ इक्वल्स टू यस जी साइन थीटा, हाँ जी 1 प्लस आई अपॉन एम आर का स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर ये होता है प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन। तो मेरे ख्याल से कौन सा आंसर सही होगा, सी सही होगा। और आपको याद है यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कौन सी ऑब्जेक्ट पहले पहुँचेगी, डिस्क, रिंग, ये फलाना डीमा का, है ना। तो उससे साफ साफ समझ में आ रहा है दैट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा उस बॉडी का एक्सेलरेशन कम, जिसका एक्सेलरेशन कम वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जब अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएगा तो इसका मतलब इट विल टेक मोर टाइम। अब बताओ आई ज़्यादा किसका है, सर मेरे ख्याल से रिंग का ज़्यादा है, क्योंकि रिंग का होता है एम आर स्क्वायर। ऐसी कोई भी आर्बिट्री दो बॉडी ले लेते हैं। यस डिस्क का बताओ, सर डिस्क का होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। तो ज़रा बताओ किसका ज़्यादा है, सर आई ऑफ रिंग इज़ ग्रेटर देन आई ऑफ डिस्क। तो सर ए ऑफ रिंग इज़ लेस देन ए ऑफ डिस्क। वाओ। तो सर टाइम ऑफ रिंग इज़ ग्रेटर देन टाइम ऑफ डिस्क। तो टाइम किसको कम लगा, डिस्क को। तो पहले कौन पहुँचे, डिस्क, और बाद में कौन पहुँचेगा, रिंग। तो जिन बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा समय लगाते हैं, यानी कि वो देर से पहुंचते हैं। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। ये सवाल था छोटा सा। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन में आप एक क्वेश्चन कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, रिवाइज हो जाएगा। एक रिंग है, एक डिस्क है, एक होलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है। तो प्लीज़ बताइएगा कौन पहले पहुंचेगा एक ही सरफेस पर एक साथ रिलीज करने पर। हाँ बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डिस्क एंड ए स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses rolls off on the two inclined planes of the same altitude and length, which one of the two objects gets to the bottom of the plane first। तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस वाले क्वेश्चन में बेटे एक वर्ड है यहाँ पे डिफरेंट masses। ओके अच्छा, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने बताया था कि जो एक्सेलरेशन ए होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया से प्यारे बच्चों जिसका आई ज़्यादा होता है उसका ए क्या होता है, कम। ए कम होता है तो उसका टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। यही अपन कनेक्ट कर रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम मासेस की बात कर रहे हैं, अपन पहले डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर कर रहे थे। तो कंफ्यूज ना हो पेपर में बैठ के अगर ये सवाल आ जाए, क्योंकि ये मास से भी इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे तो डिपेंड करता है लेकिन ये मास पे एक्चुअल में डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू यस जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर का स्क्वायर। क्लियर है मेरे बच्चों। तो यहाँ से बेटे अब ध्यान से समझें कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकता हूँ, सी एम आर स्क्वायर। जहाँ पे आप सभी जानते हैं अगर रिंग होगा तो c बराबर 1 होगा, डिस्क होगा तो c इज इक्वल्स टू हाफ होगा,
होलो स्फेयर होगा तो बेटे सी की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ सर, मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को लिख सकता हूँ होलो स्फेयर के लिए 2/3। तो बेसिकली सी अलग अलग बॉडी के लिए प्यारे बच्चों अलग अलग है। तो जब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि जी साइन थीटा, यस 1 प्लस आई को क्या लिख सकता हूँ CMR² अपॉन MR²। तो देखो क्या दैट एक्सेलरेशन ए कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा अपॉन क्या बेटे 1 प्लस सी आ जाएगा। अब ये देखो क्या इसमें अगर आप इस एक्सप्रेशन को प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, कौन से एक्सप्रेशन को, इस वाले, तो इस एक्सप्रेशन से मास कैंसिल हो रहा है। तो मास अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बॉडीज़ की, रेडियस भी कैंसिल हो रहा है, इस फैक्टर सी पे फर्क पड़ रहा है। अब बताओ सी किसका ज़्यादा है सर, मेरे ख्याल से डिस्क का तो कितना होता है हाफ। कौन सी बॉडी है प्यारे बच्चों आपके पास सर, एक डिस्क है और एक आपके पास स्फेयर है। ना कहा जाए तो सॉलिड स्फेयर होता है, और सॉलिड स्फेयर का जो सी होता है बेटे वो 2/5 होता है, यानी कि दिस इज़ 0.4 एंड फॉर दिस इज़ 0.5। तो सी किसका ज़्यादा है सर, सी ऑफ डिस्क यस इज ग्रेटर देन दैट सी ऑफ दिस स्फेयर। अब सोचो बेटे जिसका सी ज़्यादा, जिसका सी ज़्यादा, क्या उसका ए कम, और ए कम तो टाइम लगेगा ज़्यादा। यानी कि सर इस केस में, हाँ जी इस केस में सर सी ज़्यादा है किसका, डिस्क का, तो डिस्क को टाइम लगेगा ज़्यादा, यानी कि देर से आएगी। और सी कम है किसका, सी कम है स्फेयर का, इसका एक्सेलरेशन होगा ज़्यादा, तो इसको प्यारे बच्चों टाइम लगेगा कम। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूँ यस, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा सर, पहले ऑब्जेक्ट स्फेयर आएगा। तो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये बस मैंने आपको इसलिए बताया कि मासेस अलग अलग होने से इसकी गणित मत बिगाड़ देना, अपने को सीधे सीधे बस इस फैक्टर का ध्यान रखना है। कौन से वाले फैक्टर का, इस फैक्टर के का ध्यान रखना है। अच्छा कमाल की बात है प्यारे बच्चों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर सारी सरफेस स्मूथ हुई तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कितना होता है, 0। प्योर रोलिंग नहीं होती तो उस केस में जी साइन थीटा के हिसाब से सारी बॉडीज़ एक साथ पहुंचती हैं। तो प्यारे बच्चों समय की बाध्यता है, फिर भी काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप इनको कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए पेपर में हेल्पफुल होंगी। बहुत शुभकामना और आशीर्वाद के साथ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब बच्चों तक मैसेज को पहुंचाएं, और आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले लेक्चर में, शायद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।